हेलो एवरीवन, आई एम अभिनव जयतवाल फ्रॉम जीपीसी करौली। आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 204 सब्जेक्ट के चैप्टर 1 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि रेजोल्यूशंस, एरर, ड्रिफ्ट्स, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, इनके बारे में हमने ब्रीफली डिस्कस किया था। फिर हमने पढ़ा था एरर के बारे में और एरर कितने तरह के होते हैं। अब हम पढ़ते हैं एरर का नेक्स्ट टाइप, लिमिटिंग और गारंटेड एक्यूरेसी एरर। गारंटी एक्यूरेसी एरर फुल स्केल वैल्यू से जुड़ा होता है। इसका एक फॉर्मूला है जो है परसेंटेज लिमिटिंग एरर एट फुल स्केल इनटू फुल स्केल वैल्यू अपॉन डिजायर्ड वैल्यू। इस फॉर्मूले के थ्रू हम लिमिटिंग एरर या गारंटीड एक्यूरेसी एरर के बारे में कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं, अ 0 to 100 एमीटर हैज़ अ गारंटीड एक्यूरेसी ऑफ 5%, देन डिटरमाइन GAE एंड रीडिंग ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू। यानी 50 एम्पेयर पे कैलकुलेट करना है, 25 एम्पेयर पे और 10 एम्पेयर पे। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करते हैं 50 एम्पेयर पे। तो ऊपर लिखे फॉर्मूले से अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिटिंग एरर फुल स्केल कितना है 5%, फुल स्केल वैल्यू कितनी है 100 और डिजायर्ड वैल्यू 50। तो मेरे पास कितना एरर है ±10%। अगर हम इसको एक्चुअल वैल्यू में देखेंगे यानी 50 का 10% कितना हुआ 5, और अगर 50 में से यानी मेजर्ड वैल्यू ये है, एरर ये है, और ट्रू वैल्यू से एरर हटाया तो कितना आएगा मेजर्ड वैल्यू। ओके, यानी 50 - 5 विच इज 45 एम्पियर। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं 25 एम्पियर्स पे। 25 एम्पियर्स पे का 5% अपॉन 25 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 20%। 25 कितनी है मेजर्ड वैल्यू माइनस एरर कितना हुआ 5, तो टोटल क्या आया 20 एक्चुअल वैल्यू। और ऐसे ही 10 एम्पेयर पे अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो 50% एरर आएगा और एक्चुअल वैल्यू आएगी 5%। तो ऊपर के 3 एग्जांपल से मैंने देखा कि मेरे पास अगर स्केल मानो 0 से 100 का है और मेरे को एक रीडिंग करनी है 20 पे और एक रीडिंग करनी है 80 पे, तो एरर किस में जाएगा 20 पे, क्योंकि तो इससे मैं ये आउटकम निकाल सकता हूँ कि अगर मेरे को मीटर का मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने के लिए उसको फुल स्केल पे या नियर बाय फुल स्केल पे वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसी चीज़ को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करूँ तो एरर इज़ मोर एट लोअर स्केल एज कंपेयर टू फुल स्केल, यानी एरर ज़्यादा होगा लोअर स्केल पे, किसकी वजह फुल स्केल की कंपैरिजन में, और एक्यूरेसी लो होगी लोअर स्केल पे एज कंपैरिजन टू फुल स्केल वैल्यू। ओके, जैसे कि मैंने इस 2 पॉइंट को इसमें भी डिस्कस किया है कि अगर 2 एम्पेयर का आउटकम है और मेरे पास 2 स्केल है, 0 से 3 एम्पेयर का और 0 से 5 एम्पेयर का और 0 से 10 एम्पेयर के 3 स्केल हैं, तो ये मीटर की मैक्सिमम एफिशिएंसी किस पे निकलेगी 0 से 3 एम्पेयर वाले पे, क्योंकि 2 एम्पेयर का फुल स्केल वैल्यू के नियर बाय आएगा 0 से 3 एम्पेयर में 0 से 5 और 0 से 10 की बजाय। ओके, अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ अ नंबर आर डिजिट दैट कैरी मीनिंगफुल कंट्रीब्यूट टू इट्स मेजरिंग रेजोल्यूशन। मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। जैसे कि एक नंबर है 2.00, तो अगर पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट होंगे, यानी इस नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ 3। नेक्स्ट है 125.00, अब कितना हुआ 5। 1.234, वही इसका सिग्निफिकेंट डिजिट हुआ 4। अब देखिए अगर पॉइंट के पास 0 है और उसके बाद कोई नेचुरल नंबर आता है, नेचुरल नंबर मतलब 1 से इन्फिनिटी तक और होल नंबर मतलब 0 से इन्फिनिटी तक। अब हमने देखा अगर अगर पॉइंट के पास 0 है और उसके बाद कोई नेचुरल नंबर है तो वो 0 अपने सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट नहीं होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल डी में है, एग्जाम्पल डी क्या है 0.000123,
यानी ये तीनों जीरो जो पॉइंट के बाद है वो कैलकुलेट नहीं होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, और इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा 3। नेक्स्ट है पॉइंट 1 2 3 4 5 6, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 6। नेक्स्ट है पॉइंट 0 0 1 0 2 4, अब सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए 4, क्योंकि ये जीरो कैलकुलेट नहीं होंगे शुरू के दो जो पॉइंट के बाद है। टॉर्क इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, टॉर्क यानी रोटेशनल फोर्सेस, ये तीन क्लासिफाइड है 3 तरीके से, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। देखिए अगर मेरे को किसी मीटर के पॉइंटर को मूव करवाना है, यानी इनपुट देते ही अगर वो पॉइंटर मूव किया, तो ये कौन सा फोर्स हुआ, डिफ्लेक्टिंग फोर्स या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ओके, अब देखिए अगर मेरे पास 50 एक एमीटर है 0 से 100 स्केल का, और 50 एम्पियर मेरे को मेज़र करना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, इनपुट दूंगा और 50 का, और 50 एम्पियर वो आउटपुट में शो करेगा। लेकिन अगर उसको कोई रोकने वाला नहीं हुआ, अपोजिट फोर्स, तो ये क्या करेगा, चाहे मैं कितना भी इनपुट दूँ 10 एम्पियर 20 एम्पियर 50 एम्पियर लिए, सुई 100 पे जाके ही रुकेगी, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई भी अपोजिट फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोलिंग फोर्स लगाएंगे, जो कि इस फोर्स को इक्वल, जितना मैंने इनपुट दिया उतना ही इनपुट वो अपोजिट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में देता है, और वो निडल एक तय यूनिट पे आके रुकती है। अब एक और केस बनता है, जैसे मैं 50 एम्पेयर का मेरे पास से निडल रुकी 50 की वैल्यू पे, अब वो निडल अपने आसपास डिफ्लेक्ट करती रहेगी, जैसे कि 49 से 51 एम्पियर, 48 टू 52 एम्पियर, इतना वो अपने आसपास वाइब्रेट करती रहेगी या डिफ्लेक्ट करती रहेगी। तो इसके लिए मैं तीसरा फोर्स अप्लाई करूँगा, वो होता है डैम्पिंग फोर्स, जिससे कि वो निडल एक यूनिट पोजीशन पे आके रुके, ताकि मेरे पास एक एग्जैक्ट मेजरमेंट हो किसी भी एनालॉग मीटर का। अब हम तीनों जो फोर्स हैं देखते हैं किस किस इंस्ट्रूमेंट्स में अप्लाई होते हैं ये इफ़ेक्ट्स। जैसे कि पहला है कोई फिजिकल इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट, तो कौन से इंस्ट्रूमेंट में अप्लाई हो रहा है, पीएमएमसी में, एमआई में और ईएमएमसी में। पीएमसी बोले तो परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल, एमआई मूविंग इंस्ट्रूमेंट और ईएमएमसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल। और इससे मैं क्या क्या मेजर कर सकता हूँ, एम्पियर एमीटर के थ्रू, वोल्टेज वोल्टमीटर के थ्रू, और पावर वॉटमीटर के थ्रू। फिर है थर्मल इफेक्ट या हीटिंग इफेक्ट, ये किस किस इंस्ट्रूमेंट्स में होते हैं, इलेक्ट्रोथर्मल, हॉट वायर, पोलोमीटर और थर्मोकपल एट्सेट्रा। इससे मैं मेज़र कर सकता हूँ एम्पियर, वोल्टेज और पावर। फिर है इंडक्शन इफेक्ट, जो कि हमने घर में जो एनर्जी मीटर होते हैं जिससे हम बिजली का बिल कैलकुलेट करते हैं, वो होता है एनर्जी मीटर, इसके थ्रू हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट से इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, और वोल्टेज अपन मेज़र करते हैं हाई वोल्टेजेस। हॉल इफेक्ट से मैं फ्लक्स मीटर डिज़ाइन कर सकता हूँ, पॉइंटिंग टाइप वेक्टर वॉट मीटर डिज़ाइन कर सकता हूँ, और मेज़र करेगा फ्लक्सेस। ये मेरे पास कुछ डिफ्लेक्टिंग फोर्सेस के टाइप्स हैं। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग फोर्सेस। कंट्रोलिंग फोर्स मैंने जैसे कि कहा था एक अपोजिटिंग फोर्स है, और जनरली ये दो तरह के होते हैं, तो ग्रेविटी कंट्रोल फोर्सेस या फिर स्प्रिंग कंट्रोल फोर्सेस ना। आजकल हम सिर्फ स्प्रिंग कंट्रोल फोर्सेस के बारे में यूज़ करते हैं। इट इज़ एन अपोजिंग फोर्स विच इज डेवलप साइमल्टेनियस विद रिस्पेक्ट टू द डिफ्लेक्टिंग फोर्स। टू रीजन टू इंस्टॉल दिस अरेंजमेंट इन द इंस्ट्रूमेंट्स आर। अब दो रीज़न क्या है इस कंट्रोलिंग फोर्स को लगाने के। पहला है इन ऑर्डर टू गेट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑन द स्केल विच इज़ प्रोपोर्शनल टू इनपुट एंड अपोजिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड विच इज़ नोन एज कंट्रोलिंग फोर्स। यानी मैंने जैसे ही कहा था एक अपोजिट फोर्स प्रोपोर्शनल टू इनपुट, ताकि वो निडल एक जगह आगे थम सके, तो वो कंट्रोलिंग फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है। और पॉइंटर को वापस जीरो पे लाने के लिए जब इनपुट मेरे पास हटा दिया गया है, अगर मेरे पास कंट्रोलिंग फोर्स नहीं होगा और मैंने इनपुट ज़ीरो कर दिया, तब भी ये आउटपुट फुल स्केल पे देगा, अगर कंट्रोलिंग फोर्स अप्लीकेबल नहीं होगा तो।
When deflecting force matches with the controlling force pointer indicate the quantity to be measured. अब दो मेथड जो कंट्रोलिंग फोर्स नापने के हैं, पहला है ग्रेविटी कंट्रोल मेथड जिसका यूज़ अब नहीं होता है जनरली। इसमें कंट्रोलिंग फोर्स की वैल्यू है WL sin थीटा, where W इज कंट्रोलिंग वेट एंड L इज लेंथ ऑफ द निडल। अगर मैं W और L कांस्टेंट होता है क्योंकि निडल की वेट भी कांस्टेंट होगी और एक उसकी लेंथ भी, तो मैं KC कर सकता हूँ sin थीटा। तो TC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा, यानी एक नॉन लीनियर स्केल है। जैसे कि डायग्राम में है, एक वेट लगाया गया है निडल पे जो कि हॉरिजॉन्टली और टेंजेंशियली वर्क करेगा। इन ग्रेविटी कंट्रोल मेथड कंट्रोलिंग टॉर्क is proportional to the sign of angular displacement. Gravity control method can work satisfactory in vertical position only and scale is non-linear. Generally, this arrangement is installed in panel of control panel in research laboratory. Gravity control method is economic than spring control method. ये एक सस्ता भी होता है स्प्रिंग कंट्रोल मेथड से। फिर है स्प्रिंग कंट्रोल मेथड जिसको हम वाइडली यूज़ करते हैं आजकल। इन स्प्रिंग कंट्रोल मेथड हेलिकल स्ट्रक्चर स्पाइरल इज यूज्ड विच इज़ मेड अप ऑफ फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। इसका जो फॉर्मूला है वो है EB/TQ/12L थीटा, वेयर E इज इक्वल टू यंग मॉडुलस, B इज विड्थ ऑफ द स्प्रिंग, T इज थिकनेस ऑफ स्प्रिंग और L लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अब TC किसके प्रोपोर्शनल है? थीटा के, यानी एक लीनियर स्केल है, जितना डिफ्लेक्शन हुआ उतना ही मेरे पास इसका आउटपुट आएगा, और वो नॉन लीनियर स्केल था ग्रेविटी वाला। इन स्प्रिंग कंट्रोल मेथड कंट्रोलिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इट हैज़ अ लीनियर स्केल। नाउ द अरेंजमेंट कैन वर्क सेटिस्फैक्ट्री बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। और ग्रेविटी कंट्रोल में क्या था, सिर्फ वर्टिकल अरेंजमेंट से वो आउटपुट देता था, और इसमें अरेंजमेंट कैसा है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरह का। द अरेंजमेंट इज यूज इन पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट, यानी ये कैरी किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस इन मेजरमेंट। इट इज एक्सपेंसिव एट इज विल लूज इज स्टिफनेस ऑफ सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। कुछ देर बाद ये अपनी जो स्प्रिंग की प्रॉपर्टीज़ है वो लूज़ करने लगता है, इसलिए बार बार इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है, और तभी ये एक्सपेंसिव है ग्रेविटी कंट्रोल मेथड के कंपैरिजन में। तीसरा है डैम्पिंग फोर्सेस। डैम्पिंग फोर्स क्या होते हैं? इट इन स्टडी स्टेट वेदर द TD इज इक्वल टू TC, यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या कंट्रोलिंग टॉर्क अगर सेम हुआ तो पॉइंटर एक जगह रुकेगा, उसके बाद भी ये वाइब्रेट करता रहेगा अपने पोजीशन पे फ्रो एंड थ्रो। तो इसके लिए वो ऑक्सीलेशंस को रोकने के लिए, वो उसको सप्रेस करने के लिए मैं क्या करूँगा, डैम्पिंग फोर्स को इंट्रोड्यूस करूँगा, ताकि वो अपनी एक तय जगह पर रुक सके और अपने पास एक ईजिली और कन्वीनियंट तरीके से मीटर की रीडिंग आ सके। इन स्टडी स्टेट व्हेनेवर द TD इज इक्वल टू TC, pointer experiences some oscillation to suppress or to avoid the oscillation made up of pointer, and external damping force is required. डैम्पिंग क्या हो सकती है? कई तरीके हो सकती है। अगर वो ज़ीरो है तो बोलते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग, 1 है तो क्रिटिकल डैम्पिंग, 0 है तो नो डैम्पिंग, 1 से ज़्यादा है तो ओवर डैम्पिंग, और 1 से कम है तो अंडर डैम्पिंग। जनरली मैं डैम्पिंग को अंडर डैम्पिंग रखूँगा। डैम्पिंग बढ़ने से होता क्या, कुछ नहीं है, लेकिन उसकी एक टाइमिंग बढ़ जाती है उस पॉइंटर को एक जगह पे स्थिर होने के लिए। तो मेरे पास एक अंडर डैम रहेगा, मैं कुछ टाइम डिले करूँगा ताकि मैं उसको अंडर डैम कर सकूँ, और एक स्थिरता लंबे समय के बाद आएगी, लेकिन वो एक्यूरेसी के साथ आएगी। इस चैप्टर का अब आखिरी टॉपिक डिस्कस करते हैं, हिस्ट्रेसिस। हिस्ट्रेसिस आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। हिस्ट्रेसिस होता क्या है? हिस्ट्रेसिस मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग करने का किसी एलिमेंट को तरीका होता है। जैसे कि एक सिंपल स्टील बार को मैंने मैग्नेटाइज किया, फिर डीमैग्नेटाइज किया, फिर उसको वापस मैग्नेटाइज करा और डीमैग्नेटाइज किया। ये प्रोसेस मैंने 2-3 बार दोहराया। अब मैं क्या करूँगा, जब इसकी प्रॉपर्टी
जब हमने फर्स्ट स्टेज में ली थी किसी मेटल की, तो उसमें कितना मैग्नेटाइजेशन था, 0 मैग्नेटाइजेशन था। लेकिन अब हम इस पे अब 3-4 बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के बाद अगर हम इसके मैग्नेट को हटा देते हैं और सिंपल उस एलिमेंट को लेते हैं, तो क्या हुआ, हम देखेंगे कि उसमें ऑलरेडी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनी रही। इस चीज़ को हिस्टेरिसिस कहते हैं, कि किसी एलिमेंट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जागृत करने के तरीके को। It is a phenomena which give different output effect when loading and unloading, whether it is mechanical system or an electrical system. This effect arises due to the fact that all energy is put into the stress path when loading is not recoverable upon unloading. Now consider an instrument and make its reading from 0 to full scale gradually as shown in figure 1. ओके, फिगर 1 में क्या करूँगा, मैंने लोडिंग किया, यानी मैंने इसको मैग्नेटाइज करना चालू किया। नाउ ड्यू टू रेसिड्यू द एनर्जी गिवन इन लोडिंग द इंस्ट्रूमेंट कैन बी रिटेन और अनलोड। अब मैंने इसको अनलोड किया, अब मैं देखूंगा जहाँ से मैंने अनलोडिंग की वो है 0 वैल्यू, लेकिन अनलोड करने के बाद मेरे पास तब भी कोई आउटपुट बचता है। आउटपुट बचा ना, तो इस चीज़ को क्या कहूँगा मैं, हिस्टेरिसिस, यानी मेरे पास इनपुट देने के बाद भी आउटपुट आ रहा है। अगर मैं इस ग्राफ को एक्सटेंड करूँगा तो ये ग्राफ थर्ड की तरह बनेगा, और अगर ये परफेक्ट ग्राफ है यानी एक आइडल ग्राफ है तो ये ग्राफ फोर की तरह बनेगा, जो कि एक पैरेललोग्राम की तरह रिफ्लेक्ट करेगा। तो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।